Dear students, as you know, there are 5 types of the chemical reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reactions, and last one is the redox reaction. I have already discussed about the combination reaction and decomposition reaction. So today I will take the reaction displacement and double displacement reactions. Now, displacement reaction means when any metal displaces another metal from its salt solution. Means when a metal displaces the another metal from its salt solution, then it will be more reactive than the other metal. Means अगर कोई एक मेटल या हम कह सकते हैं एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो जो डिस्प्लेस कर रहा है मेटल या एलिमेंट वो हमेशा उससे कहीं ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी डिस्प्लेस कर पाएगा. अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. तो डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, अपनी जगह से हटा करके उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है ना. तो अगर हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं तो केवल यही वाला टॉपिक ले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इधर ये वाला मैं टॉपिक ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना. बाकी मैं रब कर देता हूं एक बार. अब आपने देखा कि यहां मैंने एक टेबल सी बना रखी है जो पोटेशियम से लेकर के और Au मींस गोल्ड तक है. इसमें ये जो पोटेशियम है ये मोर रिएक्टिव है और ये जो गोल्ड है ये लीस्ट रिएक्टिव है. लेस क्या, लीस्ट ही रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड. और इसके बाद प्लैटिनम आता है जो कि रिएक्शन ही नहीं देता, इनर्ट मेटल होता है. तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज भी है, हम कह सकते हैं कि पोटेशियम हाईएस्ट रिएक्टिव है इसमें और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है. तो मींस क्या है इसका कि ऊपर वाला मेटल अपने नीचे वाले को हमेशा डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से. और यहाँ बीच में एक जगह कहीं पर आ रहा है हाइड्रोजन. मतलब हम ये सीधी सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर के जितने मेटल है वो रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के नीचे के जितने भी मेटल्स आते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. तो अभी क्लास 10th में आपके इतने ही मेटल काम आ जाएंगे. इसमें से बहुत से काम नहीं आएंगे जिनकी रिएक्शन नहीं दी होगी कहीं पर. कुछ ही ऐसे मेटल है जो सबसे ज्यादा काम आते हैं, आपके केमिकल रिएक्शन लिखने में वर्क करेंगे. तो इसीलिए मैंने सीरीज तो बहुत बड़ी है लेकिन उसमें से मैंने कुछ मेटल्स लिए हुए हैं. तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है वो मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं. और हर ऊपर वाला मेटल अपने नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्यूशन से. मतलब पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सभी को डिस्प्लेस कर सकता है. लेकिन अगर हम बात करें जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम अपने नीचे वाले जितने हैं उनको तो डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन उससे ऊपर है अगर ये 3 मेटल कहीं प्रेजेंट है तो उन्हें मैग्नीशियम डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. तो अपने से नीचे वाले को केवल डिस्प्लेस कर सकते हैं, अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. तो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं. जैसे एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है. उसमें मैंने जिंक के कुछ पीसेस डाल दिए. अब थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो सॉल्यूशन था ये ब्लू कलर का वो कलरलेस हो जाता है. कलरलेस क्यों हो जाता है? जिंक सल्फेट के बनने की वजह से. और जो जिंक हमने डाला था उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस थे, उन जिंक के जो पीस होते हैं वो देखने में सिल्वरी व्हाइट होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो ब्राउनिश हो जाते हैं. तो ब्राउन किस वजह से होंगे? कॉपर की वजह से. तो कॉपर उसमें डिपॉजिट हो जाता है, यानी कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है. तो अगर हम देखें तो इसमें ये मेटल है, एक ये मेटल है ना. अब सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए जिंक ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस. कॉपर को हटा दिया, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया. तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड अनदर मेटल इज यूज्ड एंड मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. तो ये डिस्प्लेसमेंट है. और भी एग्जांपल्स हैं. जैसे अब मान लीजिए हमने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें अगर हम कॉपर डाल दें, अब देखिए कॉपर और सिल्वर दोनों ही हाइड्रोजन के नीचे हैं तो दोनों ही लेस रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी कॉपर तो सिल्वर से
ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो यानी कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब कॉपर की वैलेंसी अगर 2 है तो इसको 2 कर दीजिए, तो हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिख दी। तो ये कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दिया जाता, मान लो ऐसे होता CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल थी? नहीं, क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। डिस्प्लेस करने वाला जो मेटल एलिमेंट है वो हमेशा अकेला लिखा होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो जो भी रिएक्टिव है उसका सॉल्यूशन ना हो, सॉल्यूशन हमेशा लेस रिएक्टिव वाले का होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। तो अब ये Ag तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा पूछते हैं, इस तरह से रिएक्शन दे दिया, जब पूछते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां लिखना होता है देयर विल बी नो रिएक्शन पॉसिबल, है ना, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस चीज पर ध्यान दें आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सॉल्ट सॉल्यूशन और एक मेटल यूज होगा जो कि रिएक्टिव होगा सॉल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल से, ठीक। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन रिएक्शन एक ही तरह से होती है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब आपने पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि एक तो सॉल्ट का सॉल्यूशन था और दूसरा यहां पर हमने लिया था मेटल, है ना, डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयन पर बेस्ड है रिएक्शन। व्हेन द आयन एक्सचेंज देयर पोजीशन इन एनी केमिकल रिएक्शंस, देन these type of reactions are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स आयन का एक्सचेंज होना। अब यहां पर तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन है, सिल्वर आयन पॉजिटिव, नाइट्रेट आयन नेगेटिव। कॉपर तो आयन की फॉर्म में ही नहीं है, कॉपर तो मेटल है, तो आयन तो ये है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फिर डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों ही आयंस की फॉर्म में होना कंपलसरी है। तो अब कंपलसरी होने का मतलब है इसका अगर सॉल्यूशन है तो इसका भी सॉल्यूशन ही होना चाहिए। हमने मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया CuCl2 का, कॉपर सेकेंड क्लोराइड, ठीक है। और यहां पर एक्चुअली जब सॉल्यूशन लेते हैं ना तो एक वर्ड यूज करते हैं AQ। AQ मीन्स होता है एक्वस। एक टर्मिनोलॉजी भी आपको बता देते हैं ताकि याद रहे आपको। कहीं पर अगर S लिखा है, ब्रैकेट में ऐसे लिखा होगा, तो S मीन्स है सॉलिड, L मीन्स लिखा है तो ये लिक्विड स्टेट पर, G लिखा है इसका मतलब गैस है, और अगर AQ लिखा है तो AQ मतलब होता है एक्वस, ठीक है ना, एक्वस है। अब AQ एक्वस का मीन्स होता है कि जो वाटर में डिसॉल्व किया गया हो, गैस गैसेस स्टेट पर, लिक्विड लिक्विड स्टेट पर, सॉलिड सॉलिड स्टेट पर। तो जहां पर भी S, L, G या AQ लिखा है तो उसका मतलब आप समझ लेना कि उसका क्या मतलब है ना। तो ये एक्वस है, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन। ये भी सॉल्ट का सॉल्यूशन है, यहां पे भी लिख देते हैं हम एक्वस AQ, ठीक। अब क्या हुआ, इनकी रिएक्शन हुई। अब जब रिएक्शन होगी इन दोनों की, तो अब यहां पर ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, अब दोनों ही अपने आयन एक्सचेंज करेंगे। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिल जाएगा। तो एक बनेगा AgCl, Ag और Cl AgCl। Cu और NO3 क्या बना देंगे, CuNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि यहां पर कॉपर की वैलेंसी 2 है। 9th में आपने पढ़ा ना क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, 2 इसके साथ लगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 थी ना, तो वही है। तो NO3 2 है, Ag भी 2 है, तो ये 2 हो गया। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो अब ये जो बनेगा ये भी इस AQ बनेगा, और ये जो बनेगा AgCl इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब सॉलिड। जब हम दो टेस्ट ट्यूब लें, एक टेस्ट ट्यूब में इसका सॉल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब में इसका सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ ये डिपॉजिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो जो नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और ये उसी लिक्विड के फॉर्म में ऊपर बना रहेगा, तो उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आयंस
दोनों सॉल्यूशन के आयंस अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, दोनों रिएक्शन करेंगे, फॉर्मेशन होगा NaCl प्लस H2O का। ठीक है, H2O लिक्विड फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। NaCl जो बन रहा है यहाँ पर सॉलिड नहीं बनता, NaCl यहाँ पर एक्वस स्टेट पर ही बनता है। ठीक, तो हर एक रिएक्शन में कोई जरूरी नहीं कि सॉलिड का फॉर्मेशन हो, लेकिन मेन चीज ये है डबल डिस्प्लेसमेंट में कि आयंस एक्सचेंज होने चाहिए। तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ऑक्यूपाई कर लेगा पोजीशन, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ रही होगी। एक टर्म और याद रखना इस डबल डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पर एक सॉलिड बन जाएगा जो टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ जाएगा, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जितनी भी होंगी वो सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है ना, हर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन नहीं होती, क्योंकि यहां देखिए प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये प्रेसिपिटेशन नहीं है, प्रेसिपिटेशन ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट, बट ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमेशा याद रखना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना कंपलसरी है, जरूर बनेगा। ठीक, तो ये दोनों ही एग्जांपल्स डबल डिस्प्लेसमेंट के हैं, और ऊपर वाला प्रेसिपिटेशन के। तो कई बार ऐसा होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट की जगह प्रेसिपिटेशन पूछ लेते हैं, लेकिन जहां पर भी प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल दिया हो तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ये क्वाइट श्योर है 100%। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसे बहुत से हो सकते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, इसमें सोडियम सल्फेट मिला दिया। अब क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और BaSO4 बन जाएगा, BaSO4। तो ये बन जाएगा एक्वस, ये बनता है सॉलिड, ये भी होता है एक्वस। ठीक, तो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से बनेगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब ये भी एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ये भी प्रेसिपिटेशन का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये प्रेसिपिटेशन भी है, तो ये टर्म जरूर आप याद रखें। एक चीज और आपको बता देते हैं कि आप कैसे पता करो कि प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है इन दोनों में से, मतलब सॉरी इन दोनों में से किसका बनेगा या इन दोनों में से किसका बनेगा, ये हम कैसे पता करें। अब देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ मेटल को देखो आप, Ag है, यहाँ Cu है, तो जो लेस रिएक्टिव होगा मेटल उसका प्रेसिपिटेट बनेगा हमेशा। ठीक है ना, जहां पर भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी तो जो मेटल लेस रिएक्टिव है प्रेसिपिटेट उसी का बनेगा, दूसरा वाला हमेशा एक्वस स्टेट पर रहेगा। CuAg में Ag लेस रिएक्टिव है देखिए, तो प्रेसिपिटेट इसका बन रहा है। ठीक, NaCl और BaSO4 है, तो ये Na है, ये Ba है। अब Ba वैसे इस टेबल में तो कहीं मैंने लिखा नहीं है, लेकिन Na जो है वो सेकेंड नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब Ba इसके नीचे ही आता है कहीं पर। ठीक, तो Ba नहीं आ रहा है यहां तक कहीं भी, इन दोनों के बीच में कोई मेटल नहीं है, पोटेशियम के बाद सोडियम ही आता है। ठीक, तो इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ये एक्वस रहेगा, लेस रिएक्टिव वाला हमेशा सॉलिड बनाएगा, तो मतलब ये सॉलिड बनाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये चीज इस इतने टॉपिक पर डबल डिस्प्लेसमेंट पर याद रखें आप। ठीक, बहुत सिंपल टॉपिक है, जरा से भी टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग एक रिएक्शन बचती है, इसे कहते हैं रिडॉक्स। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली जो टर्म ओरिजिनेटेड है वो दो रिएक्शन से मिक्सचर से बना हुआ है। रिडॉक्स जो है वो दो पार्ट में टूटता है, RED रेड ऑक्स। ठीक है ना, तो रेड मीन्स होता है रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, मीन्स
redox reaction is formed by oxidation and reduction reaction both. When both reaction occur simultaneously in any chemical reaction, then it is called redox reaction. लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ रिडक्शन होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो दोनों एक साथ रिएक्शन उसी के अंदर होती रहती हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो पहले अलग अलग टर्म समझे हम लोग। पहले ऑक्सीडेशन का मतलब समझे कि ऑक्सीडेशन का क्या मीन्स है। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। जिस किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगी वो रिएक्शन हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, या ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन इवॉल्व हो या लिबरेटेड हो, हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन आए, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना, कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन आए हर एक ऑक्सीडेशन में। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है बट ऑक्सीजन नहीं आ रहा, लेकिन तो वो भी ऑक्सीडेशन ही होगा। इसका उल्टा टर्म होगा रिडक्शन। उल्टा टर्म क्या है? ऑक्सीजन का इवोल्यूशन निकल जाए और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए तो रिडक्शन रिएक्शन होंगी। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे C+O2, सिंपल सा एग्जांपल है। CO2 का फॉर्मेशन है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, देयर ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, एक और HCl है, इसका अगर डिसोसिएशन हो जाए तो H2 और Cl2 का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर से H2 रिलीज हो रही है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये दोनों ही है। और जिस रिएक्शन में उल्टा हो जाए इसका कि ऑक्सीजन निकल रही हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन गैस पास की जाए तो इसमें बन जाता है MgH2 का फॉर्मेशन हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड कहते हैं। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और आपने एक पढ़ा है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्लांट छोड़ते हैं ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। तो ये दोनों वाइस वर्सा प्रोसेस है एक दूसरे के। तो इस रिडॉक्स को हम तब कहेंगे जब दोनों रिएक्शन एक साथ हो। यहां तो अलग अलग हो रही हैं। एक साथ होने का मीन्स, जैसे एक CuO है, इसकी रिएक्शन जिंक से होती है तो फॉर्मेशन होता है ZnO प्लस Cu। ठीक, अब कैसे ये रिडॉक्स है? यहां पर ऑक्सीजन है, जिंक के पास नहीं है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो जिंक के पास ऑक्सीजन आ जा रहा है और कॉपर अलग बन रहा है। कॉपर के पास ऑक्सीजन था, वहां हट गया, तो इसका मतलब जिंक और जिंक ऑक्साइड इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहां मिल गया, मतलब ऑक्सीजन से मिला है, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। यहां ऑक्सीजन था, यहां नहीं है, इसको इनके बीच में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होनी चाहिए एक साथ। तो जिंक को ऑक्सीजन मिलना, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन इज ऑक्सीडेशन। व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिलीजेस ऑक्सीजन, फॉर्म ओनली कॉपर मेटल, देन इट इज रिडक्शन। अब दोनों रिएक्शन एक ही के साथ हो रही है, एक ही में हो रही है, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं।